नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातें किताबों की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। आज हम बात करेंगे दोस्तों 1937 से लेकर 1946 तक के हरियाणा का जो क्षेत्र है उसमें हुए चुनावों की और उनके परिणामों की। पिछले वीडियो में जिसका एपिसोड नंबर 13 है उसमें आप 1920 से लेकर 1937 तक के हरियाणा के क्षेत्र में विधान परिषद की कौन कौन सी असेंबली सीट होती थी और उन पर कौन कौन लोग इस दौरान चुनाव जीते थे, इसकी जानकारी ले सकते हैं। ये यूनिक है दोस्तों, आपको और कहीं नहीं मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं दक्षिणी शहरी सामान्य सीट की। इस सीट का एरिया बहुत बड़ा होता था। इसमें नगर पालिका भिवानी, हिसार, सिरसा, हांसी, रोहतक, सोनीपत, बेरी, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, बुढलाडा, टोहाना, महम और हिदायतपुर तक का एरिया शामिल होता था। यानी कि आप लगाइए कितना बड़ा ये एरिया था। 1937 में यहाँ से पंडित श्रीराम शर्मा जी कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीते थे और उन्होंने यूनिस्ट पार्टी के लाला जयदेव को हराया था। 1946 के चुनाव में पंडित श्रीराम शर्मा जी फिर यहाँ से चुनाव जीते और उन्होंने इस बार आजाद उम्मीदवार सुरेश चंद्र को हराया था। पंडित श्रीराम शर्मा हरियाणा में कांग्रेस के ऐसे सबसे बड़े नेताओं में से एक थे जिन्होंने कांग्रेस को यहाँ पर स्थापित करने में अपना जी जोर लगा दिया था। प्रोफेसर शेर सिंह को भी कांग्रेस में लाने वाले वही थे। आजीवन उनका संघर्ष चौधरी छोटूराम से रहा। चौधरी छोटूराम जाट गजट नाम का अखबार रोहतक से निकालते थे और उनके मुकाबले में पंडित श्रीराम शर्मा रोहतक से ही हरियाणा तिलक अखबार निकाला करते थे। पंडित श्रीराम शर्मा के जीवन का एकमात्र मकसद रहा कि रोहतक क्षेत्र में कांग्रेस का प्रसार करना और उनके मार्ग में सबसे बड़ी बाधा थे चौधरी छोटूराम और उनकी यूनियनिस्ट पार्टी। कांग्रेस का यह सपना चौधरी छोटूराम के निधन के बाद ही पूरा हो सका। अब बात करते हैं उत्तरी पूर्वी शहरी सामान्य सीट की। इसमें पूर्वी शहर नगर पालिका पानीपत, कैथल, शाहबाद, अंबाला, अंबाला कैंट, कालका, जगाधरी, सढौरा, रोपड़, शिमला, लुधियाना, जगरावां, राजकोट, सुबादू, ठियोग, डगसोई, कसौली, करनाल तक का इलाका इसमें शामिल था। 1937 में यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी लाला देशबंधु गुप्ता ने लेखपति जैन जी को हराया था। लेखपति जैन जी भी बहुत बड़ी नेता एक समय हरियाणा में रही हैं। 1946 में कांग्रेस पार्टी की छन्नू देवी सहगल ने आजाद उम्मीदवार किशोरीलाल को हराकर यहाँ से जीत दर्ज की थी। दोनों ही चुनाव की खास बात यह थी कि हर बार दो दो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे थे, यानी कि बिल्कुल सीधी टक्कर आप इसको कह सकते हैं। दक्षिणी हिसार ग्रामीण सामान्य सीट की अगर बात करें दोस्तों, तो इस सीट के अंतर्गत हिसार और भिवानी तहसील का इलाका आता था। 1937 के चुनाव में यहाँ से यूनियनिस्ट पार्टी के चौधरी हेतराम ने कांग्रेस पार्टी के लाला हरदेव सहाय को हराया था। 1940 में कांग्रेस के कैप्टन रणजीत सिंह जी, जो डाबड़ा गांव के थे, ने यूनियनिस्ट पार्टी के चौधरी मान सिंह को यहाँ से हराकर जीत दर्ज की थी। उस समय हांसी ग्रामीण सामान्य सीट भी होती थी। इस सीट में मेरा गांव कुंवारी भी आता था। इसमें हिसार जिले की हांसी तहसील का पूरा क्षेत्र ये शामिल था। 1937 में चौधरी सूरजमल खांडावाले ने, जो यूनिस्ट पार्टी के उम्मीदवार थे, ने यहाँ से जीत दर्ज की थी। वो मंत्री भी बने और क्षेत्र में काफी रसूखदार व्यक्तियों में ताउम्र शुमार रहे। उन्होंने कांग्रेस के चौधरी लाजपत राय सिसाई को हराया था। 1946 में चौधरी सूरजमल फिर से यहाँ से चुनाव जीते। इस बार भी उन्होंने चौधरी लाजपत राय जी को ही हराया। यहाँ भी दो ही प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे थे। अब बात करेंगे उत्तरी हिसार ग्रामीण सामान्य सीट की। इस सीट में हिसार जिले की फतेहाबाद और सिरसा तहसील का क्षेत्र शामिल था। 1937 के चुनाव में रिसालदार आत्माराम ने रिसालदार आनंद राम को हराया था। 1938 के उपचुनाव हुआ। यहाँ पर चौधरी देवीलाल के बड़े भाई चौधरी साहब राम ने कांग्रेस के प्रत्याशी बनकर चौधरी लाजपत राय सिसाई को हरा दिया था। चौधरी साहब राम देखते ही देखते कांग्रेस के बड़े नेताओं में शुमार हो गए थे, लेकिन जब चौधरी देवीलाल राजनीति में उतरे तो बस फिर इसके बाद वही छाते चले गए और साहब राम जी पीछे होते चले गए। 1946 में चौधरी साहब राम फिर से कांग्रेस की टिकट पर यहाँ से चुनाव जीते और उन्होंने चौधरी रामजी लाल को इस चुनाव में हरा दिया था। अब बात करते हैं दोस्तों उत्तरी रोहतक ग्रामीण सामान्य सीट की। इसमें रोहतक जिले की सोनीपत तहसील तथा थाना गोहाना, बड़ौदा का जो ये पूरा एरिया है ये इसमें आता था। ये इलाका भी यूनियनिस्ट पार्टी का गढ़ होता था, लेकिन इस गढ़ में भी चौधरी लहरी सिंह चुनाव जीत गए थे। उनके जीवन पर भी काफ़ी कुछ बताने को है जो कई एपिसोड में समा सकता है। मौका और वक्त मिला और आपकी डिमांड आई तो ये भी जरूर करेंगे दोस्तों।
इस सीट से 1937 में यूनिस्ट पार्टी के चौधरी टीकाराम ने आजाद उम्मीदवार चौधरी रतन सिंह को हरा दिया था। चौधरी टीकाराम को चौधरी छोटूराम की आइडियोलॉजी का एक उत्तराधिकारी माना जाता था और ऐसा माना जाता था कि चौधरी छोटूराम को की जो आइडियोलॉजी है उसको आगे लेकर चौधरी टीकाराम जी जाएंगे। 1946 में इस सीट से कांग्रेस की टिकट पर चौधरी लहरी सिंह चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने यूनिस्ट पार्टी के चौधरी टीकाराम जी को हरा दिया। अब आइए जानते हैं केंद्रीय रोहतक ग्रामीण सामान्य सीट की। इसमें रोहतक जिले की रोहतक तहसील और पुलिस थाना महम का पूरा ये जो एरिया था ये इसमें शामिल था। यहाँ के मुकाबले बहुत रोमांचक होते थे और आज भी महम के चुनावी मुकाबले रोमांचक ही होते हैं। 1937 में यूनिस्ट पार्टी के चौधरी रामस्वरूप ने कांग्रेस के चौधरी बलदेव सिंह को हराया था। 1946 के चुनाव में कांग्रेस के चौधरी बलदेव सिंह जो थे, जो पिछली बार चुनाव हारे थे, उन्होंने यूनिस्ट पार्टी के चौधरी रामस्वरूप को हराकर अपना हिसाब किताब बराबर कर लिया था। अब बात करते हैं झज्जर ग्रामीण सीट की। इसमें रोहतक जिले की झज्जर तहसील का इलाका शामिल था। 1937 में चौधरी छोटूराम ही यहाँ से चुनाव जीते थे और उन्होंने कांग्रेस के पंडित मांगाराम को हरा दिया था। उनके निधन के बाद 1945 में यहाँ उपचुनाव हुआ और उसमें चौधरी छोटूराम के भतीजे श्रीचंद ने चुनाव जीता और उन्होंने चौधरी शिवनारायण जाखड़ को हराया था। ये खाप के प्रत्याशी भी थे। प्रोफेसर शेर सिंह इसमें इनकी मदद कर रहे थे। राव मंगलीराम जी कांग्रेस के उम्मीदवार थे। झज्जर में आज इनके नाम का एक पार्क भी है। और अब बातें चल रही तो थोड़ा सा राव मंगलीराम जी के जीवन के बारे में भी जान लेते हैं। 8 दफा देश की आज़ादी के लिए जेल जाने वाले स्वतंत्रता सेनानी राव मंगलीराम उन स्वतंत्रता सेनानियों में से शुमार हैं जिन्होंने झज्जर के टाउन हॉल पर 1922 में तिरंगा फहरा दिया था। साथ ही लोकमान्य तिलक का चित्र भी लगाया था, जिसके बाद उन्हें जीप से बांधकर घसीटते हुए ले जाया गया था। मगर राव मंगलीराम ने अपने जीवन में कभी हार नहीं मानी और आज़ादी के आंदोलन में और सक्रियता से हिस्सा लिया। गांव खातीवास में जन्मे राव मंगलीराम ने प्रारंभिक शिक्षा बहादुरगढ़ से प्राप्त की थी। उसके बाद वे आयुर्वेद में रुचि के कारण दिल्ली में आयुर्वेद चिकित्सा की पढ़ाई करने लगे। यहाँ से वैद्य की उपाधि प्राप्त करने के दौरान ही वे गांधी जी के संपर्क में आए और सक्रिय रूप से कांग्रेस में शामिल होकर देश की आज़ादी के आंदोलन में सक्रिय हुए। वर्ष 1928 में रोहतक शहर में साइमन कमीशन के विरोध में भाषण देते समय अंग्रेजी सरकार ने उन पर लाठियां बरसाई थी। बाद में जहादपुर गांव में नमक बनाने के दौरान वो पकड़े गए और 50 रुपए का जुर्माना उनको भरना पड़ा। वर्ष 1930 में ही धरसाना सत्याग्रह में भाग लेने पर 2 वर्ष के कारावास के अलावा 300 रुपये जुर्माने की सजा भी उन्होंने भुगती थी। साल 1941 में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान भी इनका 1 साल जेल में ही कटा। दिसंबर 1944 से भारत के आज़ाद होने तक राव मंगलीराम को घर में ही नज़रबंद रखा गया। 1946 के चुनाव में प्रोफेसर शेर सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर यह चुनाव जीता और उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के कैप्टन दलपत सिंह जी को हराया था। इस चुनाव के बारे में हमने विस्तार से बात की है, जो आप एपिसोड नंबर 13 में देख सकते हैं दोस्तों। बहुत डिटेल से इस चुनाव के बारे में वो जानकारी है। अब उत्तरी पश्चिमी गुड़गांव ग्रामीण शहरी सीट की बात करते हैं। इसमें गुड़गांव व रेवाड़ी तहसील का इलाका शामिल था। 1937 में हिंदू महासभा के राव बलबीर सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते थे और उन्होंने यूनियनिस्ट पार्टी के राव पोहब सिंह जी को हरा दिया था। 1941 में उपचुनाव यहाँ पर हुआ और राव मोहर सिंह यहाँ से विधायक बने, यानी कि एमएलसी बने। 1940 में फिर से राव मोहर सिंह यूनियनिस्ट पार्टी की टिकट पर चुनाव के मैदान में उतरे और कांग्रेस के चौधरी गजराज सिंह को पटकनी दी। इन नेताओं के बारे में मुझे ईमानदारी से बताऊं तो कुछ खास जानकारी नहीं है। अहिरवाल के साथी अगर इस वीडियो को सुन रहे हों, देख रहे हों, तो इसमें जानकारी डालकर कमेंट करके इस वीडियो को और समृद्ध बना सकते हैं। अब दक्षिणी पूर्वी गुड़गांव ग्रामीण सामान्य और आरक्षित सीट पर के परिणाम जानते हैं। इस नाम से 2 सीट होती दोस्तों, एक सामान्य वर्ग के लिए आरक्षित थी और दूसरी आरक्षित वर्ग के लिए होती थी। गुड़गांव जिले के फिरोजपुर, झिरका, नूह, पलवल, बल्लभगढ़ तहसील का पूरा जो क्षेत्र था वो इसमें शामिल था। शायद अंग्रेजों की बांटो और राजकीय नीति का ये हिस्सा रहा होगा। 1937 में आरक्षित वर्ग पर चौधरी प्रेम सिंह यूनियनिस्ट पार्टी से थे, वो निर्विरोध यहाँ से चुने गए थे और 1937 में ही सामान्य सीट पर चौधरी सुमेर सिंह बिस्ला जो यूनियनिस्ट थे ने चौधरी बदलूराम जी को हरा दिया था। 1940 में आरक्षित सीट से फिर से यूनियनिस्ट पार्टी के हाथ में ही बाजी लगी और चौधरी प्रेम सिंह एक बार फिर से निर्विरोध चुन लिए गए। 1940 में सामान्य सीट से पंडित जीवनलाल ने कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आजाद धन सिंह जी को हराया था।
अगर उत्तरी करनाल ग्रामीण सीट की बात की जाए तो इसमें करनाल जिले की करनाल पानीपत तहसील का क्षेत्र इसमें आता था और इस सीट से 1937 में यूनिस्ट पार्टी के चौधरी आत्माराम जी ने कांग्रेस के चौधरी रामचंद्र जी को हराया था। 1946 में चौधरी समर सिंह ने कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ते हुए आजाद धन सिंह जी को चुनाव मैदान में पटकनी दे दी थी। उत्तरी करनाल ग्रामीण सीट की अगर बात करें तो यहाँ से डबल एमएलसी चुने जाते थे दोस्तों, एक सामान्य और दूसरा आरक्षित। इलाका था करनाल जिले की कैथल थानेसर तहसील का, ये जो पूरा एरिया था ये इसमें शामिल होता था। 1937 में चौधरी रणपत सिंह यूनिस्ट पार्टी से चुनाव जीते थे और उन्होंने हिंदू महासभा के लाला अचरू राम जी को हरा दिया था। आरक्षित सीट की अगर बात की जाए तो चौधरी फकीरा ने यूनिस्ट चौधरी सुखलाल जी को पटकनी दे दी थी। 1946 में जो चुनाव हुए उसमें सामान्य सीट से कांग्रेस के चौधरी जगदीश चंद्र ने आजाद नरसिंह दास जी को हराकर ये चुनाव जीत लिया था और आरक्षित सीट से कांग्रेस के ही सुंदर सिंह ने आजाद उम्मीदवार तुलसी राम जी को हरा दिया था। अब बात करेंगे अंबाला शिमला ग्रामीण सीट की। यहाँ भी 2 एमएलसी चुने जाते थे दोस्तों, एक आरक्षित सीट के लिए था और दूसरा सामान्य के लिए। इसका एरिया भी बहुत बड़ा था। अंबाला से लेकर शिमला तक का पूरा एरिया वहाँ तक शामिल था। तो आप सोच सकते हैं कि उस समय पंजाब कितना बड़ा था और इस जो महाहरियाणा की बात हम करते हैं वो कितना बड़ा होता था। 1937 में सामान्य उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस के लाला दुनीचंद ने हिंदू महासभा के गंगाराम जी को इस चुनाव में हराया था। आरक्षित सीट पर जुगल किशोर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने वीरभान जी को पटकनी दे दी थी। 1940 में कांग्रेस के ठाकुर रतन सिंह ने यूनिस्ट पार्टी के सदाराम जी को हराकर ये चुनाव जीत लिया था। और आरक्षित सीट से बात की जाए तो पृथ्वी सिंह आजाद ने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जुगल किशोर जी को फिर से इस चुनाव में हरा दिया था। इसके अलावा कुछ और भी सीटें थी जो दोस्तों जो मुस्लिम व सिखों के लिए आरक्षित थी। एक नज़र आप उन पर भी डाल लें, ज़रूर समझें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आराम से इत्मीनान से चुनाव परिणाम देख सकते हैं। ये जो बस्सी आपके बीच में आई है इन पे सब पे चुनाव परिणाम ही लिखे हुए हैं। रोहतक ग्रामीण मुस्लिम सीट आप देख सकते हैं, इसमें रोहतक जिले के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम वोटर शामिल होते थे जो फिर पार्टीशन के बाद पाकिस्तान में चले गए। इसमें नगर पालिका एक सीट होती थी दक्षिणी शहरी मुस्लिम। इसमें नगर पालिका भिवानी, हिसार, सिरसा, हांसी, रोहतक, सोनीपत, बेरी, कैथल, झज्जर, रेवाड़ी, पलवल, पानीपत, करनाल, थाना बुल्लाडा और के मुसलमान मतदाता इसमें शामिल थे और ये लोग भी बंटवारे के बाद पाकिस्तान चले गए थे। अब बात करते हैं हिसार ग्रामीण मुस्लिम सीट की। इसमें हिसार जिले के ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता इसमें शामिल थे जो पाकिस्तान में रहते हैं और उनके काफ़ी वीडियो यूट्यूब पे आते रहते हैं। वो हरियाणवी ही बोलते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं 3 करोड़ हरियाणवी लोग हैं, हरियाणवी बोलने वाले। उत्तरी पश्चिमी गुड़गांव ग्रामीण मुस्लिम क्षेत्र, इसमें गुड़गांव, रेवाड़ी, बल्लभगढ़, नूंह तहसील के मुस्लिम मतदाता शामिल होते थे और एक सीट होती थी करनाल ग्रामीण मुस्लिम क्षेत्र। इसमें करनाल जिले के ग्रामीण मुस्लिम मतदाता शामिल होते थे। अंबाला शिमला ग्रामीण मुस्लिम सीट भी होती थी। इसमें अंबाला और शिमला के ग्रामीण क्षेत्र के मुस्लिम मतदाता इसमें शामिल थे। तो ये दोस्तों थे पूरे चुनाव परिणाम। वीडियो देखने के बाद आप एक मदद मेरी कर सकते हैं। ऊपर जितने भी चुनाव जीतने या लड़ने वाले प्रत्याशियों के बारे में अगर आपने कुछ भी सुना हो या कुछ भी जानकारी रखते हो तो कमेंट करके इस वीडियो को समृद्ध कर सकते हैं, इस वीडियो को और अच्छा बना सकते हैं। अगर आप उनके परिवार से संबंधित हैं तो आप ज़्यादा बेहतर जानकारी शेयर कर सकते हैं। अब फिर कल से प्रोफेसर शेर सिंह जी के जीवन काल के वीडियो पर आगे चलेंगे दोस्तों। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और कमेंट जरूर कर दिया करें, इससे हौसला बढ़ता है। 2 मदद आप मेरी कर सकते हैं। आप वीडियो में सुने किसी भी नाम के बारे में जानकारी कुछ भी रखते हो तो ज़रूर कमेंट किया करें। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो केवल 5 लोगों को मेरे कहने से, जो हमारे जैसे राजनीति के चाशड़ू लोग हैं, उनको ये वीडियो आप शेयर कर दिया करें और सब्सक्राइब करने के लिए आप उनको कह सकते हैं। इतनी सी मदद काफ़ी है, बाकी तो मेहनत कर ही रहे हैं जो आपके सामने है। और कल फिर मिलेंगे दोस्तों 3 बजे राजनीति की बातों में। हमेशा की तरह ध्यान रखें अपना। शुक्रिया, नमस्कार।